आप सभी प्रतियोगियों का शिक्षण अभिरुचि के इस दूसरे पार्ट में पुनः एक बार स्वागत है। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। एक बड़े ही फेमस शिक्षा शास्त्री हुए थे, समाजशास्त्री भी हैं, रायबर्न। उनके अनुसार इन्होंने एक शिक्षण की जो परिभाषा दी है, उद्देश्य काफ़ी हद तक उसमें समाहित है कि शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह सफल जीवन जी सके। यानी सफल जीवन जीने के योग्य बनाना ही हमारा जो मुख्य शिक्षण है उसका उद्देश्य होता है। तो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। एक बात आप याद रखें, जब भी शिक्षण अभिरुचि से प्रश्नों को हल करें तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसको दिमाग में रखें आप, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन और प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं। इन्हीं उद्देश्यों विशेषताओं के आधार पर आप उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहला है कि शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करने, उनके व्यक्तित्व या उनकी क्षमताएं, जो कुशलताएं योग्यताएं हैं उनका अधिकतम विकास करना ही शिक्षण का हमारा उद्देश्य होता है। दूसरा इसका जो उद्देश्य होता है कि अध्यापक हमेशा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करे ताकि उनका पढ़ने में मन लगे और अपने कार्यों को वह रुचि लेकर उत्साह के साथ करें। शिक्षण का जो अगला उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत करना होता है कि विद्यार्थी के अंदर कॉन्फिडेंस आए चीज़ों को जानने का, समझने का। मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कई सारी उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो अध्यापक को चाहिए कि नहीं, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं उसको मार्गांतीकरण करे, उसका सही दिशा दे, सार्थक दिशा में मोड़े, उसकी जो ऊर्जा अनावश्यक दूसरे चीज़ों में व्यय हो रही है उसको मोड़ के सही ट्रैक पर लाए। बालकों को, विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना और उनके अंदर व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करना कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर सकें। शिक्षण का जो अगला उद्देश्य है वो विद्यार्थियों के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना है, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना है, जिससे एक समावेशी, एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की, बालकों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देने की बात है। परिवेश के प्रति जागरूक करना है कि जो भी हम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां या क्रियाकलाप कर रहे हैं वह एक समाज हित में करें, अनावश्यक तरीके से हम चीज़ों को बर्बाद न करें। शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी होता है कि विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन दिया जाए, उनके अंदर रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाए और उनकी जो कठिनाइयां हैं या जो अशुद्धियां हो रही हैं पढ़ने, लिखने, समझने के दौरान उनको हम पता लगा के उनको सही तरीके से दूर कर सकें। अब बात आती है कि किसे हम कहेंगे कि दिस इज़ गुड टीचिंग। अच्छे शिक्षण या उत्तम शिक्षण की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो वो इस प्रकार हैं कि जो उत्तम शिक्षण होता है वह वांछित सूचनाएं प्रदान करता है कि विद्यार्थी को समाज परिस्थिति के अनुसार जो भी सूचनाएं चाहिए वह सूचनाएं उन्हें अगर प्रदान हो रही हैं तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारा शिक्षण जो है वो उत्तम है या बढ़िया है। उत्तम शिक्षण जो होता है आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होता है। आप विद्यार्थियों को आदेश नहीं दे रहे होते हैं बल्कि एक निर्देश दे रहे होते हैं जो जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है और इसमें स्वयं सीखने के लिए प्रेरणा एक आवश्यक भाग होती है। शिक्षक और छात्रों के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है। दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और प्रगतिशील छात्रों की कठिनाइयों को जानकर दूर किया जाता है। अध्यापक का यह दायित्व है कि वह एक प्रगतिशील सोच का हो कि जो भी विद्यार्थियों की शिक्षण के दौरान समस्याएं हैं, आशंकाएं हैं, उनको जाने और उनको दूर करे। उत्तम शिक्षण छात्रों को सदा क्रियाशील रखता है और उनके अंतर्निहित क्षमताओं का पूरा विकास करने का प्रयास करता है। अगर आप सही तरीके से उसे क्रियाशील नहीं रखते हैं तो आपका शिक्षण जो है उत्तम नहीं माना जाएगा। उत्तम शिक्षण जो होता है वह प्रेरणात्मक होता है, सदैव विद्यार्थियों को प्रेरित करते रहता है, सृजनात्मक होता है, कुछ नए तरीके से करने की प्रेरणा देता है और उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उम्र, समाज, वर्ग के अनुसार, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुसार उनका भी ध्यान रख के शिक्षण किया जाता है। अब बात आती है कि शिक्षण के वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो वैसे सामान्य रूप से बालक के
जीवन के लिए जो भी चीज़ें उपयोगी हों, बदलते हुए परिवेश के अनुसार उन्हें हमेशा बदलती हुई चीज़ों को जानकारी देना, प्राप्त करना हर अध्यापक का दायित्व होता है। लेकिन फिर भी कुछ मोटा मोटी संक्षेप में ये सिद्धांत हैं जिनका हर अध्यापक को अपने शिक्षण के दौरान पालन करना चाहिए। जिसमें पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी अध्यापक खुद भी सक्रिय रहे, कक्षा में विद्यार्थियों को भी सक्रिय रहे, ये न कि विद्यार्थी अनावश्यक रूप से निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहें। उसके बाद आता है प्रेरणा का सिद्धांत, कि हमेशा बालकों को शाब्दिक और अशाब्दिक शारीरिक हाव भाव और सकारात्मक नकारात्मक शब्दों के माध्यम से उनको सदैव प्रेरित करते रहें। रुचि का सिद्धांत, कि शिक्षण जो हो वो रुचिकर होना चाहिए, विषय का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो कि बच्चों को आनंद आए। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, कि जो भी आप शिक्षण करेंगे उसका कोई न कोई उद्देश्य हो, कि इस टॉपिक या प्रकरण के शिक्षण से हम अमूक योग्यता या दक्षता अपने विद्यार्थी के अंदर लाना चाह रहे हैं। नियोजन का सिद्धांत, जैसा कि आप सबको पता है कि जीवन में कोई भी काम बिना प्लानिंग के सफल नहीं होता है, तो निश्चित रूप से शिक्षण भी उसका अपवाद नहीं है। शिक्षण करने से पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, योजना बनानी होगी, यानी निवेदन करना होगा, तभी वो शिक्षण प्रभावशाली होगा। चयन का सिद्धांत, आप चयन करेंगे कि नहीं, किस टॉपिक, किस प्रकरण को कौन सी विधि किस तरीके से पढ़ाना है, तो पढ़ाने से पहले आप कुछ चीज़ों को चयन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी शिक्षण विधि से लेके टॉपिक, प्रकरण, प्रस्तुतिकरण सब शामिल होता है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, चूँकि कक्षा में बच्चे की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, इसलिए शिक्षण के दौरान उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सदैव ध्यान रखना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, एक आदर्श शिक्षक हमेशा बच्चों के साथ लोकतांत्रिक तरीके का व्यवहार करता है, उन्हें चीज़ों को जानने, समझने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। अगला जो है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, प्रायः ऐसा देखा गया है कि शिक्षण का जीवन से संबंध न होने के कारण अनेक प्रकार की समाज में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अतः शिक्षण हमारे जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं, जीवन के हमारे व्यवहारिक उदाहरणों से समझाएं, कि उनको लगे कि नहीं, हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ये हमारे जीवन के लिए हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारी मूलभूत ज़रूरतों से। आवृत्ति का सिद्धांत, कोई भी टॉपिक आप पढ़ाएं, समय समय पर उस पर प्रश्न पूछ कर या कुछ जो भी आप कर सकते हैं उसके माध्यम से उसका रिवीजन करते रहें, दोहराते रहें, जिससे वो आसानी से उनको याद हो जाए। इसके बाद आता है निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत, बच्चों को मनोरंजन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, उनको निर्माण करने का अवसर दें, प्रोजेक्ट दें, कार्य दें, हस्तकार दें, जिसके माध्यम से वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें। विभाजन का सिद्धांत, कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें विभाजन करने के नहीं, किसको किस तरीके से टॉपिक को खंडवार बांट के अलग अलग बिंदुओं में पढ़ाना है। और इसके बाद आता है शिक्षण सूत्र, कि वो कौन कौन से शिक्षण के सूत्र हैं जिन्हें एक अध्यापक को अपने कक्षा शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुरूप आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें पहला है सरल से जटिल की ओर, बच्चों को पहले आसान और बिल्कुल सिंपल चीज़ें बताएं, फिर धीरे धीरे जटिलता की तरफ जाएं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले जो बच्चे जान रहे हैं उन चीज़ों के माध्यम से जो नहीं जान रहे हैं उसकी तरफ अग्रसर हों। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बच्चों को पहले किसी चीज़ को कंक्रीट फॉर्म में दिखाएं, मूर्त रूप में दिखाएं, चाहे अवधारणा हो चाहे कोई चीज़ हो, यानी पहले बड़े स्तर पे उसको दिखाएं, प्रकट रूप में दिखाएं, फिर अप्रत्यक्ष रूप से या उसको सूक्ष्म की ओर ले जाएं। पूर्ण से अंश की ओर, बच्चों को सबसे पहले पूर्णता का आभास कराएं, फिर उसके बाद उसके अंशों को जानकाएं, कि पहले पूरे शरीर को, फिर हाथ, आँख, कान, नाक, फिर उसके अलग अलग कार्य, इस तरह से। अनिश्चित से निश्चित की ओर, कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो अनिश्चित होती हैं, उसके माध्यम से हम एक निश्चित सिद्धांत की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, कोई भी चीज़ पढ़ाएं, बताएं, प्रत्यक्ष बच्चों के सामने हो, फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष उदाहरणों के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करने की या व्याख्या करने की कोशिश करें। विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले हमें विशेष चीज़ें बतानी चाहिए और उस विशेष चीज़ों को बताने के बाद फिर हमें सामान्य बातों को बताना चाहिए। पहले हमें उसमें स्पेसिफिक बात बताएं, फिर उसके बाद जनरल बात की तरफ ले जाएं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, कि बच्चों के अंदर पहले विश्लेषण की क्षमता हो, फिर उसके बाद उन चीज़ों को अलग अलग इकट्ठा करके हम जोड़ने की क्षमता डेवलप करें।
मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। बच्चों के पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को समझाएं, फिर उसके बाद तर्क का सहारा लें जिसके माध्यम से वो शिक्षण करें। अनुभव से युक्त की ओर। सबसे पहले जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा के माध्यम से अनुभव करते हैं, पहले उससे अनुभव कराएं, फिर उसके बाद आप उसको रेशनलाइज करें या तर्क दें, तब उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। साथ ही जो अगली पॉइंट होती है वो ये होती है कि बच्चों को प्रकृति का अनुसरण, यानी प्रकृति में जो तमाम चीज़ें हैं उसका अनुसरण करते हुए उन चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए हमें शिक्षण करना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से ये कुछ सूत्र हैं जिनके अनुरूप अध्यापक को शिक्षण करना चाहिए। जो भी शिक्षण अभिवृत्ति के क्वेश्चन होंगे इन्हीं शिक्षण सूत्रों और शिक्षण विधियों पर आधारित होंगे। तो कहीं न कहीं जो भी शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न का आप जवाब देंगे, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के देना है। और अंतिम बिंदु है शिक्षण की अवस्थाएं या चरण। तो इस तरह से शिक्षण मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में किया जाता है। पूर्व क्रियावस्था प्री एक्टिव स्टेज, अंतः क्रियावस्था इंटरएक्टिव स्टेज और उत्तर क्रियावस्था पोस्ट एक्टिव स्टेज। पूर्व क्रियावस्था होता नहीं कक्षा में जाने से पहले, अंतः क्रिया होता है कक्षा में पढ़ाने के दौरान आप क्या क्या करेंगे, और उत्तर क्रियावस्था नहीं कक्षा से आने के बाद। तो ये 3 अवस्थाएं या चरण होती हैं। पूर्व क्रियावस्था में यानी कक्षा से जाने से पहले आपको पढ़ाने का या जो टॉपिक है उसके उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए, पाठ्यवस्तु का चुनाव कर लेना चाहिए, पाठ्यवस्तु के जो भाग हैं उनमें किस क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण करेंगे, इन सब का निर्णय ले लेना चाहिए। शिक्षण की जो व्यूह है, कौन सी टेक्निक, रणनीति, युक्ति आप अपनाएंगे, इन सब का निर्णय ले लेना चाहिए। और साथ ही अंतःक्रियात्मक अवस्था में जब आप बच्चों से अंतःक्रिया कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप कक्षा आकार की अनुभूति यानी एक निगाह आप सभी बालकों पर देखें, कितने बच्चे हैं, क्या हैं, कौन कैसे क्या कर रहा है, फिर उनकी समस्याओं को जानें, निदान करें। उसके बाद फिर क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आप बच्चों के अंदर उन अवधारणाओं को डालने की कोशिश करें। और उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है कि जो भी आप वांछित व्यवहार चाह रहे थे उसका मापन करें, देखें कि क्या हमने जो पढ़ाया है वो जो सोच के पढ़ाया था, जो लर्निंग आउटकम अधिगम प्रतिफल हम अपने दिमाग में रखे थे कि पढ़ाने के बाद ये परिवर्तन इनके अंदर आएगा, उसका मापन करें कि वाकई आया है कि नहीं आया है। इसके लिए आप अनेक प्रकार के मूल्यांकन की प्रविधियाँ अपनाएंगे और उसके बाद जो बच्चों की निष्पत्तियाँ होंगी यानी अचीवमेंट होगा, उसके आधार पर आप अपने आगे की शिक्षण योजना में परिवर्तन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। धन्यवाद।